नमस्कार मित्रों, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। आज हम हैं यहाँ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष चौबे जो कि बॉम्बे से आए हुए हैं। हमारे यहाँ समाज में जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं उनको बड़ी जिल्लत की ज़िंदगी जीना पड़ती है और हर परिवार ये चाहता है कि उसके परिवार में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, वो चाहे उसके अपने बच्चे हों या अनाथालय से गोद लिए हुए बच्चे हों या कहीं से भी किसी तरीके से उन बच्चों को वो गोद लेके ये चाहते हैं कि हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। लेकिन हमारी सरकार ने और हमारे कोर्ट ने ऐसे नियम बना रखे हैं जिनकी वजह से ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और गोद लेते लेते जो बच्चा 0 साल का अनाथालय में होता है उसे गोद लेते लेते वो काफ़ी बड़ा हो गया होता है। और इन सब बातों को लेकर बॉम्बे से यहाँ आए हुए हैं जिनके पिताजी भी हाई कोर्ट में जज रहे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी से और जानते हैं कि वो इस विषय में क्या जनहित याचिका यहाँ दायर करने आए हैं और जज ने उनकी याचिका पर क्या कहा। आइए मिलते हैं। डॉक्टर पीयूष जी, आप हमें बताएंगे कि हमारे भारत में जो गोद लेने की प्रक्रिया है वो उसमें बड़े लोचे हैं, बहुत टिपिकल है, तो उसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सरल बना सकता है ताकि वो माताएं जिनकी गोद नहीं भरी है और जो परेशान हैं, जो ताने सहन करती हैं समाज के, वो उस तानों से बच सकें और गोद लेने की प्रक्रिया सरल हो सके। हमें ज़रा विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने शुरुआत बहुत अच्छी की कि हम उन महिलाओं के दर तक पहुँच सके कि जिनके गोद में बच्चे नहीं हैं और वो ताने सहन करती हैं। क्योंकि अगर हमने एक बार उस दर्द को महसूस कर लिया तो यकीन मानिए हमारे साथ आप भी इस मुहिम में जुड़ जाएंगे कि हाँ, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उनके अंतर्गत कारा काम करती है। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल सामने इस बात के लिए है, साल में 4000 एडॉप्शंस। कमाल है, 138 करोड़ की जनसंख्या जिसमें से 3 करोड़ अनाथ हैं और 3 करोड़ लोगों के पास बच्चे नहीं हैं। और हम उन परिवारों को जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो लालायित हैं कि किसी भी तरीके से उनको घर पे किलकारियाँ मारने वाला एक बच्चा मिल जाए। और बच्चे जो अनाथालय में रह रहे हैं वो ये सोचते रहते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई परिवार तो आएगा जो उनको पसंद करके उनको लेके जाएगा। आड़े कौन आता है? आड़े आती है हमारी सरकार। सरकार में भी हमें पिन पॉइंट करना पड़ेगा। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिनके अंतर्गत बहुत सारी कंडीशंस लगाई हुई हैं, ये भी पूरा होना चाहिए, वो भी पूरा होना चाहिए, वो भी फैमिली और फाइनेंशियल स्टेटस और साइकोलॉजिकल पता नहीं क्या क्या। मैं कहता हूँ कोई भी शर्त लगा लीजिए, लेकिन इतना इम्प्रैक्टिकल होना भी उचित नहीं है कि हम साल में 4000 लोगों को ही पास करा पाए उसमें। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अमेरिका जैसे देश में जहाँ के कानून बहुत सख्त हैं, भारत की 1/4 जनसंख्या है उनके पास, लेकिन हर साल 1,35,000 बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। ये संख्या रीजनेबल मालूम पड़ती है, लेकिन भारत में तो हर प्रॉस्पेक्टिव पेरेंट को कुछ इस नज़रिए से देखा जाता है कि वो पता नहीं किस लेवल की अपराध करने के लिए जा रहा है। कर क्या रहा है? अगर उसके बच्चा नहीं हुआ इसमें उसका दोष क्या है? इस नज़रिए से देखिए, उसने अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, चाहे पूजा पाठ हो या इलाज हो। जब कहीं रास्ता नहीं मिला तब वो आता है आपके दरवाजे पे कि अनाथ में से कोई दे दीजिए उसको। और हम हैं कि तमाम कंडीशंस लगाए चले जाते हैं। समस्या उतनी मुश्किल नहीं है जितनी दिखाई देती है और मैंने सरकार को इसके 3 सरल सुझाव दिए हैं। पहला, एडॉप्शन प्रिपेयर स्कीम लॉन्च कर दीजिए जिससे कि 2-2.5 हज़ार रुपये में वो गाइड कर सके कि फॉर्म भरा कैसे जाता है। दूसरी चीज़, जो तमाम फॉर्म है 11 पेज 12 पेज 77 कॉलम के जो फॉर्म हैं उनको हटा दीजिए। अगर एक बार आप तय कर लेते हैं कि परिवार की कम से कम मासिक आय 5,000 10,000 होनी चाहिए, तो फिर हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है और आपके माध्यम से
मैं उस पेरेंट्स का नाम जानना चाहूँगा जो खुद खाना खाने के पहले अपने बच्चे को खाना न दे। शायद ही कोई होगा, कभी होता ही नहीं ऐसा। लेकिन हम तो ये मान के चले हैं, हमारी सरकार तो ये मान के चलती है कि नहीं, गलत, वो तो गलत भावना से लेके आए, हम तो चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे। और चेक करते करते समय कितना निकलता है। हर माता पिता चाहते हैं अगर गोद लेने जा रहे हैं तो 0 एज का बच्चा मिले, पहले दिन का बच्चा मिल जाए। जी बिल्कुल सही और बात। इतने सारे समीकरण सुलझाते सुलझाते बच्चे की उम्र 3, 4, 5, 6 साल हो जाती है, जब तक बच्चा दूसरे वातावरण में एडजस्ट हो चुका है और वो भूल चुका है कि उसको कोई घर मिल भी सकता है। इन्हीं सब बातों की जिम्मेदारी लेते हुए मैंने सरकार को सुझाव दिए। मैंने 9 प्रेजेंटेशन दिए सरकार को। सरकार ने प्रेजेंटेशन में मेरी बात सुनी। सुनने के बाद कि हाँ, देखते हैं, कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं। 17 सितंबर 2021 को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी कि शायद इससे आसान हो जाएगा, लेकिन आसान उससे होना नहीं था, क्योंकि हम एक परेशानी को दूसरी परेशानी के जरिए मोड़ रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और जो तरीके मैंने सुझाए हैं, मैंने सरकार को 1 मार्च को एक ज्ञापन भी दिया हुआ था तमाम सभाओं के बाद कि इसको इस तरीके से कर लीजिए। मेरा दावा है कि 2 साल के अंदर हमारे यहाँ के 75% बच्चे एडॉप्ट होने लगेंगे। और अगर बहुत शक होता है ना कि हर चीज़ के पहले सावधानी सावधानी सावधानी, एक बार रोड पे ट्रांसपोर्ट परमिट करने के पहले सारी व्हीकल्स, सारे ड्राइवर्स और सारी सड़कें ठीक करा के देख लीजिए। सारी गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट की क्या हालत हो जाएगी। हमने अनाथों के एडॉप्शन में यही कुछ किया है कि एक गलत घटना को रोकने के लिए पूरी प्रोसेस को रोक के रख दिया है। और रही बात मंत्री महोदया की, माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने राज्यसभा में बयान दिया कि उनको मालूम है ये बात कि एडॉप्शंस की संख्या कम है, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं कोई गलत घटना ना हो जाए, इसलिए वो कंट्रोल्स को कम नहीं करना चाहती है। इन्हीं सब बातों को लेके कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कंट्रोल्स चाहे जैसे हों, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। आज हमारा काम रुक चुका है। इन्हीं सब बातों को लेते हुए मैंने ये PIL फाइल की है, जिसके लिए माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने नोटिस जारी करने की बात स्वीकार की है। डॉक्टर साहब, अनाथालय में अक्सर ये देखा जाता है जो बच्चे एडॉप्ट नहीं हो पाते हैं वो परवरिश के अभाव में और गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और समाज के लिए ऐसे कुछ बच्चे नासूर बन जाते हैं जो क्राइम करते हैं। और मुझे लगता है कोर्ट कचहरी भी शायद उसी वजह से चला करते हैं, वकीलों के काम भी चलते हैं। अगर आप जैसे PIL आपने दाखिल की है और उस पर सुनवाई होती है और इस तरीके का काम होता है, यदि यह प्रक्रिया सरल हो जाती है तो निश्चित तौर पर अनाथालयों में बच्चे नहीं रहेंगे, और जो बच्चे समाज के लिए नासूर बनते हैं, अपराधी बनते हैं, उस प्रक्रिया में भी बहुत हद तक कमी लाई जा सकेगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 12-13 अनाथालयों में गया हुआ हूँ जी, और मैं जब भी जाता हूँ मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे 2000 रुपये दे के आने हैं, या फ्रूट बास्केट दे के आनी है, या सैंडविच दे के आनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों के साथ बैठ के ज़मीन पे उनके साथ खाना खाया जाए, जिससे वो भी मुझे अपने बीच का एक हिस्सा समझे जी, एकाकीपन महसूस ना हो। और यही करने के बाद मुझे कई उन दर्द का अनुभव हुआ जो शायद उनसे दूर रह के हमें पता भी नहीं चल पाता। सोचिए, एक और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको मिनिस्ट्री की। मिनिस्ट्री जो है अनाथों को गरीब बच्चों के साथ कंपेयर करती है और उसी के हिसाब से स्कीम्स बनाती है। ध्यान दीजिएगा, एक अनाथ में और एक गरीब बच्चे में कितना फ़र्क होता है। एक गरीब के पास, बच्चे के पास उसका पिता होता है, जो परिवार होता है, जो पिता सुनिश्चित करता है कि उसके खाने के पहले बच्चा खा ले जी। एक माँ होती है जिसको दिन भर इस बात का ख्याल रहता है कि उसका बच्चा ठीक तो है जी, और एक अनाथ के पास ये दोनों नहीं होते हैं। और सरकार ने इन दोनों का फ़र्क नहीं माना है, लेकिन लेजिस्लेचर ने माना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, JJ एक्ट में ये डिफरेंस है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट मतलब लेजिस्लेचर ने मांगना है और एग्जीक्यूटिव ने नहीं माना है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है।
एग्जीक्यूटिव ने उस प्रक्रिया को आसान करने के लिए, अपने लिए आसान करने के लिए उनको मिला दिया। और मैंने इस बात पे ध्यान भी उनका आकर्षित किया कि ऐसा करना उचित नहीं है। अनाथ अलग है, माँ बाप के गरीब बच्चे अलग हैं। खैर, ध्यान आकर्षित करने की बात अलग थी, अभी एक्शन इस पे नहीं हुआ है। मुझे किसी चीज़ पे कोई एक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि हमारे जो अनाथ बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट हो जाएं। बस मैं और किसी बात पे नहीं जाता। और अभी तक जितने मुद्दे इस विषय पे उठाए गए हैं अनाथ बच्चों के बारे में, उनका संक्षेप में यही रहता है कि उन अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए कुछ कर दिया जाए। मसलन उनके रोजगार के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए, उनकी पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाए, उनके लिए कुछ फंड्स दे दिए जाएँ, उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया जाए। मैंने इन सब से हटके सिर्फ एक बेसिक मांग की है, अनाथों के लिए परिवार होना चाहिए और परिवार के लिए बच्चे होने चाहिए। इस प्रक्रिया को सुचारू और आसान कर दिया जाए। आपने जो बात की कि वो गलत रास्ते पे जाते हैं, पहली बात तो ये कि मैं मानता नहीं। मेरा मानना है, दृढ़ विश्वास है, अनाथ बहुत ईमानदार, सिंसियर होते हैं। ये एक आध किस्सा हो सकता है आपकी नॉलेज में कहीं आया हो, मैं उसको विशेष चर्चा में नहीं लाना चाहूँगा। मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको। 18 साल की उम्र तक अनाथ बच्चा शेल्टर होम में रहता है। 18 साल के बाद उसको वो छोड़ना पड़ता है। 18 साल के बच्चे के पास व्हाट्सअप नहीं होता, गूगल नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नहीं होता, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसको 18 साल के बाद क्या नौकरी करनी है। मैंने एक बहुत सरल सा सुझाव दिया था कि 6,500 ब्लॉक हैं पूरे देश में। उन ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो अपने ब्लॉक में जहाँ जहाँ भी अनाथ हैं, अनाथालय फंक्शन कर रहे हैं, उन बच्चों को महीने में एक दिन किसी सरकारी स्कूल में 2 घंटे के लिए बुला लें, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऑफिसर जाके उनको 2 घंटे की वोकेशनल गाइडलाइंस दे दें, जिससे कम से कम उन बच्चों को इतना पता चल जाए कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से 100 मीटर की दूर पे एक ढाबा पॉसिबल है, जहाँ पे एक वेटर की ज़रूरत है। 18 साल पूरे होने तक हमारी जिम्मेदारी बनती है वेलफेयर स्टेट में कि हम उनको ये बता सके कि वो आगे कर क्या सकते हैं। लड़कियों के लिए सिलाई मशीन की दुकान पे बहुत सारा काम हो सकता है, ब्यूटी पार्लर पे बहुत सारा काम हो सकता है। काम की कमी नहीं है, लेकिन उन बच्चों को ना तो पता है और ना बताने वाला है कोई, क्योंकि उनके माता पिता नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।